દર્શક મિત્રો, આજે આપણે મળીએ છીએ એક એવી હસ્તીને, એક એવી વિભૂતિ, એક એવા મહાન ગાયક કે જે હિન્દી ફિલ્મોનો જ્યારે સંગીતનો સુવર્ણકાળ હતો ત્યારે ચારે બાજુ છવાઈ ગયેલા હતા. રોજ સવારે, બપોરે, સાંજે જ્યારે રેડિયો ઓન કરીએ, જ્યારે પણ કોઈ ફિલ્મ જોવા જઈએ તો અચૂક એમનો મીઠો મધુરો અવાજ આપણને મોહી લે. આ ગાયકે, આ મહાન ગાયકે હમણાં જ 75 વર્ષ પૂરા કર્યા અને હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ મારા ખ્યાલથી 4 દાયકાથી પણ વધુ સમયથી એમનું એક ચક્રી શાસન રહ્યું છે. આ ગાયક છે આપણા સૌના પ્રિય મન્ના ડે ઉર્ફે મન્નાદા. नमस्कार मन्नादा. नमस्कार यासीन भाई. आपका देखने वाले सुनने वाले सबको मैं प्रणाम करता हूँ. ये राजकोट में मैं बहुत दिन यानी आया नहीं, चाहता तो हूँ क्योंकि यहाँ के जो संगीत रसिक हैं उनको सुनाने के लिए, लेकिन आना नहीं हुआ. अब जब हुआ तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ और करता हूँ कि भरपूर सुनाएंगे आज रात को. जो सुनने वाले जो कुछ सुनना चाहेंगे ज़रूर सुनाएंगे. जरूर. और ये उम्मीद भी करता हूँ कि इधर के राजकोट के ख़ास करके जो संगीत प्रेमियों हैं उनकी जो मांग है वो मैंने बहुत उनकी तारीफ़ सुनी है, वो मैं पूरा करने वाला हूँ आज. तो आपको राजकोट की जनता की ओर से खुशामदीद. मेरी अपनी भी बरसों से एक तमन्ना थी आपसे मिलने की, वो भी आज पूरी हो रही है. लीजिए, मिल गए हम. और यहाँ आप जानते ही हैं सरगम क्लब यहाँ की एक बहुत ही लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ गुणवंत भाई डेलावाड़ा और अरुण भाई दवे, भरत भाई परेख जैसे लोग हैं जिनकी वजह से आप जैसे महान गायक को मिलने का हमें मौका मिलता है. तो मन्नादा, आपको पहले तो मैं बधाई पेश करूँगा. आपके 75 साल आपने पूरे किए ज़िंदगी के. बार बार याद मत दिलाइए. अब जब 75 सुनता हूँ तो मैं मन ही मन में ज़रा वीक हो जाता हूँ कि भाई 75 साल हो गए, अभी भी गा रहा हूँ मैं. लेकिन गाना मेरा लाइफ है और मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक मैं गाता रहूँ और गाऊँगा, ज़रूर गाऊँगा. और वैसे मैं I'm quite hale and hearty, आपके सब चाहने वालों की भी यही ख्वाहिश है कि आप गाते रहें. और वैसे आप अभी आपको देखें तो 75 साल की उम्र आपकी कोई नहीं कहेगा. तो मेरे पिताजी कहते थे कि भाई द साइन ऑफ गुड हेल्थ इज यू शुड लुक at least 10 years younger than your actual age. करेक्ट. तो पहले से मन्नादा ये इसका राज बता दीजिए कि इतना ज़माना बदल चुका, आपने तो कितनी पीढ़ियाँ देख चुके हैं. जी हाँ. 1950 में मसाल में जब आपका गाना पॉपुलर हुआ, ऊपर गगन विशाल, वहाँ से लगा था कि ये 95 चल रहा है और हिंदी सिनेमा का पूरा माहौल बदल चुका है. फिर भी आपने आई डोंट थिंक यू रिग्रेट एनीथिंग. आपको रिग्रेट करने की कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए कि जो कुछ मुझे मिला इस इंडस्ट्री से, इन्हें जितना मुझे मिलना था उससे ज़्यादा मिला. इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान के ऐसे कोई म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छे म्यूज़िक मेकर नहीं हैं जिनके गाने मैंने गाया नहीं. ठीक है. और ऐसा नहीं कि एक मरतबा गा दिया कि उसके बाद कभी बुलाया नहीं. बार बार उन्होंने बुलाया और गवाया मुझसे. मुझे ये लगता है कि मेरे एक करेक्ट स्टूडेंट होने के नाते, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ. ठीक है. और रियाज़ करता हूँ और अच्छे उस्तादों के कदमों में बैठ के मैं सीखा हूँ, अभी सीखना चाहता हूँ. ये जो स्टूडेंट के जो मेरे ये है, ये मन की जो ये है ना, ये इट हैज स्टैंड इन गुड स्टेट फॉर मी ऑल दिस इयर्स. यस, ऑल दिस इयर्स. एंड एक बात ये मैं हमेशा ये मन में रख के गाना बजाना किया कि भाई सिर्फ भजन गाओ, नहीं तो सिर्फ गज़ल गाओ, नहीं तो सिर्फ गीत गाओ. ऐसे नहीं, आप कुछ भी गवाइए, मैं गा दूँगा.
आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि आज मैं जब बैठकर आपके गानों की फहरिस्त देख रहा था तो उसमें अच्छे से अच्छे भजन, अच्छे से अच्छे क्लासिकल सॉन्ग और अच्छे से अच्छे रोमांटिक ड्यूएट्स यस, और अच्छे से अच्छे कॉमेडी सॉन्ग्स, एंड अच्छे से अच्छे कव्वाली भी मैं कव्वाली। गाया हूँ। जो मैं ये कह सकता हूँ जो रोशन साहब ने मुझे गवाया था इसमें, बहु बेगम, नहीं उससे पहले ना तो कारवां की बरसात तलाश की है, रात, न तो कारवां की तलाश, ऐसी कव्वाली बनेगी नहीं। या और हम लोगों ने जम के कुछ 7-8 दिन रिहर्सल करने के बाद जब गाने के लिए स्टूडियो पहुँचे तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो कोई पिक्चर का गाना नहीं हो रहा था, ऐसा लगता महफिल हो रही थी। या तो मनादा, लोग ये समझते हैं और मेरे जहन में भी ये ख्याल है कि मसाल का जो गाना था जी, वो आपका पहला पॉपुलर गाना था, आपका पहला गाना नहीं था। तो नहीं, पहला हिंदी गाना तो फिल्मों मेरा में था राम राज्य में, राम राज्य में, जो मैं विजय भट्ट, या शंकर भट्ट, प्रकाश उनके पिक्चर में, पिक्चर्स, प्रकाश पिक्चर्स के ना, शंकरराव व्यास म्यूजिक डायरेक्टर थे। और मैंने गाया था एक बूढ़ा आदमी के लिए। अब मेरी उम्र थी 22 साल की, 23 साल की, और मुझे गवाया गया वो 70 साल का, हाँ, वो क्या नाम था, बद्री प्रसाद जी, या ये वाल्मीकि की प्ले, या। गई तू गई तेरी अमर भावना अमर रही। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई एक स्टैंप लगा दिया कि ये बूढ़े का प्लेबैक। तो शायद वहीं से टाइप हो गया आप। यस, वो मेरे लिए एक सेटबैक था। बाद में जितनी बुलावा आए वो सब मुझसे वो भजन गवाने लगे मुझसे, और वही बूढ़े गवा। जब पिक्चर देखने के लिए जाऊँ तो एक चली राधे रानी, एक बूढ़ा गा रहा था, वो गाना हिट हो गया, माजी का गाना है। हाँ, ये सब ये इससे एक सेटबैक, और मेरे मन ही मन में मैं बहुत दुखी हो गया। इतना तक कि मैं उन दिनों में कई दफ़े सोचा था कि भाई बम्बई से चला जाऊँगा, कलकत्ता वापस नहीं जाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई कोई आश्रम में चला जाऊँगा, उधर जाकर फिर भजन वजन गाऊँगा। इतना वैराग आ गया जी, क्योंकि जवानी में मन में बहुत कुछ होता है और मन चाहता है बहुत कुछ है। ठीक, मैं भी ये चाहता था कि मुझे भी कोई अपनाए। मैं भी ये चाहता था कि एक रोमांटिक गाने में सुनाऊं किसको, मुझसे कोई गवाए रोमांटिक गाने। कोई सोचता ही नहीं था, जब देखो वो बूढ़े के गाने। तो मैं बहुत दुखी हो गया था। बाद में जो मौका मिला वो शंकर जयकिशन RK में राज साहब के पास, मैं क्या बताऊं कैसे मेरा काम शुरू नहीं, हुआ। आपको पहला इत्तेफाक उनका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, अगर इफ़ यू कैन रिमेम्बर? यस, अब राज साहब की पहली पिक्चर आग नहीं, उसमें नहीं, वो बूट पॉलिश, उसमें वो उसमें ही गाना था, वो रात गई फिर दिन आता। जी हाँ, वो बूट पॉलिश। उसमें जब मैंने गाया तो राज साहब ने कहा कि भाई बहुत दिन से मेरी तलाश थी एक वर्सेटाइल सिंगर की, ये आपको सुन के मुझे लगा कि आप हमारे मांग पूरा कर सकते हैं। So that was a great encouragement I got from Raj साहब। By the way, that is my favorite song। और उसमें जो लास्ट में आप जो तान लिए ना आपने, ये रात गई वो सुबह नहीं, तो वी फील, ऐसा महसूस होता है कि सचमुच जैसे रात गई। राज साहब खुद भी ये बोला था कि ये कमाल कर दिया आपने आवाज़ से कि रात गई और फिर सुबह आई। नहीं, राज साहब, आई हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर दैट जेंटलमैन। तो आवारा में भी आपने गाया था? ओह यस, वो जो ड्रीम सीक्वेंस था उसमें, मुझको ये नरक क्या में हुआ, चाहिए। एक दिन उन दिनों में मैं प्लेबैक गाना शुरू कर दिया था, और चंदूलाल शाह थे आपके, वो जामनगर के थे। जामनगर के? हाँ, चंदूलाल शाह रंजित स्टूडियो के मालिक थे, और मेरे चाचा जी केसी डे के बहुत दोस्त थे। अच्छा, अच्छे दोस्त थे। तो उनके स्टूडियो में एक दिन मैं रिहर्सल करने के लिए गया, और एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे S महेंद्र करके, उनका गाना रिहर्सल करने के लिए मैंने इंडिपेंडेंटली गाने के लिए गया। तो जब मैं गा रहा था, मैंने देखा राज साहब को आते हुए देखा, वो क्या नाम, मेकअप वकअप करके। तो राज साहब बहुत म्यूज़िक के शौकीन थे ना, वो जैसे कि सोना के ऊपर रिहर्सल हो रहा था, चले आए। अच्छा। तो सुनने के बाद उन्होंने पूछा, वन्ना बाबू कहाँ जाएंगे? उन्होंने घर जाऊँगा राज साहब।
बोला आइए ना, नीचे आइए, हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, बेबी भी है, बेबी यानी नरगिस बेबी भी है, आइए। तो मैं ऊपर से सेट पे गया, चंदूलाल शाह जी, आओ मन्ना कैसे हैं चाचा जी। तो बैठा, मैंने चाय पियोगे? मैंने बोला हाँ पी लूँगा। तो राज साहब ने पूछा ये मल्हार क्या चीज़ है? अच्छा। हाँ, मल्हार। तो मैंने बोला कि मल्हार एक राग है जो ख़ास करके बरसात में गाया जाता है। कैसा है? तो मैंने सुनाया उनको, मबनी नी नी सरनी सनी पगम रे सरे गम नी बनी नी सरे। ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक काम करते हैं, आप इन दिनों में फ्री होंगे? ज़रूर राज साहब, आपके अच्छा। लिए तो आपके पास खबर में आ गया तो ज़रूर आइएगा। तो खबर आ गया और मैं पहुंचा शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में। राज साहब बैठे थे, हसरत जी बैठे थे, शंकर जयकिशन सब बैठे थे। तो हसरत जी ने कहा मन्ना दा गाना लिख लीजिए। उन्होंने गाना लिखवाया, लपक झपक तू आरे बदरवा। क्या गाना है वो? तो एक ही फिल्म में मेरे ख्याल से ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि एक ही फिल्म में आपने एक बड़ा ही सीरियस गाना गाया Yes. और दूसरा बिल्कुल ही कॉमेडी टाइप का। Yes. और उसमें जो बीच बीच में जो आते रहते इफेक्ट्स, टेरिफिक। और राज साहब जो उसके पिक्चराइजेशन किया था, मार्वेलस, वो राज साहब भी कर सकते थे। नहीं तो मेरा सवाल यह है कि इतनी सलाहियत, एक ही इतनी एक्सपर्टीज से एक कॉमेडी गाना गाना, एक सीरियस गाना गाना, एक रोमांटिक गाना गाना, तो इतनी सलाहियत आपकी आवाज़ में कहाँ से आई? कोई आपने बाकायदा तालीम ली थी? तालीम की बात नहीं, ये है ये मेंटल मेकअप। आप अगर रियाज करके आवाज़ तैयार करें, आवाज़ को गाने के लिए फिट बनाएं आप, ठीक। तो ऐसा ही होना चाहिए कि भाई चाहे कुछ भी आपसे गवाया जाए वो आपको गाना चाहिए। और प्लेबैक आर्टिस्ट होने के नाते हम लोग को सब कुछ गाना पड़ता था। और अगर मैं बोल दूं कि भाई ये हमसे होगा नहीं, तो सेकंड मैन वाज देयर ऑलवेज, वो आकर गा देते। नहीं मतलब आप गाने के लिए जो मूड बनाना चाहिए वो आप यू कुड क्रिएट। ये तो बनाना पड़ता है। ये ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि जो बनाते हैं जो चीज़ म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको मैं ये बहुत इम्पोर्टेंस हमेशा देता रहा। और अभी भी मैं ये कहूँगा कि लोग बोलते हैं आए हाय क्या गाया आपने, कमाल कर दिया, ये है वो। यानी 50% क्रेडिट शुड गो टू द म्यूजिक मेकर। ओह यस। तो मन्ना, आपने शंकर जैक्सन के साथ काम किया, एस.टी. बर्मन के साथ काम किया, इनके साथ नहीं किया। ओ.पी. नैयर के साथ आपने कल्पना फिल्म में एक बड़ा ही अच्छा तू है मेरा प्रेम देवता, बहुत ही अच्छा शास्त्रीय ओ.पी. गाना। साहब के साथ पहला गाना, अब रफ़ी साहब गाते थे, ग्रेट सिंगर। तो ओ.पी. साहब कभी नेवर ही थॉट कि भाई उनकी नीड है। ही हैड मोहम्मद रफ़ी, सच ए ग्रेट सिंगर। और उनकी स्टाइल भी कुछ ऐसी थी ना। जी हाँ। तो फिर एक गाना उन्होंने बनाया जिसमें एक डुएट रखा उन्होंने उस पिक्चर में, और तब मुझे बुलाया कि मन्ना दा एक गाना है, ये आप और रफ़ी साहब गाएंगे। उन्होंने कौन सा गाना है? बोले वो गाना बड़ा मज़ेदार गाना है, आप ज़रा आइए रिहर्सल कीजिए। तो गाना था, मुझसे मत लगा चीज़ है बुरी, छोड़ जिंदगी बात मत बढ़ा, चीज़ है बुरी, देर दे ये मैं कशी मेरे हमनशी, मेरे हमनशी। बहुत सुंदर बनाया था। और कमाल की बात है, मीनू कातर रिकॉर्ड कर रहे थे, एक ही टेक में गाना ओके हो गया। अच्छा। एक ही टेक। तो सबने ताजुब कर, भाई हो गया रिकॉर्ड। और बहुत भीड़ भाड़ हो गई थी कि मोहम्मद रफ़ी मन्ना डे गा रहे हैं, ओ.पी. नैयर के म्यूजिक डायरेक्शन में बहुत लोग सुनने के लिए भी आए थे। वो जब आए तब गाने की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। और यहाँ भी वही बात हुई, कल्पना में से बिल्कुल उल्टा, एकदम सीरियस गाना। और उसका भी जो शुरू का भाग है, नमस्कार भगवान, जो रफ़ी साहब गाते हैं आपके, तो आपको रफ़ी साहब के साथ गाने में बड़ा लुत्फ आया होगा। सिर्फ लुत्फ ही नहीं, मेल डुएट्स यानी जितने हुए ज़्यादातर रफ़ी साहब और मैंने दोनों मिलकर गाए। हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग थी बहुत आपस में आपका। बिकॉज देखिए यासिन भाई, अब
मुझे मालूम था, Hmm. it was an accepted fact Yeah. and I had accepted it, Yeah. कि मोहम्मद रफ़ी was a great singer. Correct. I mean there was no dispute even in my mind Yeah. Yeah. कि भाई क्या गाता है. मैं हमेशा सोचता है क्या गाता है यार, वाह. So he also said कि मन्ना दा में कुछ खास बात ऐसी है जो हम में नहीं है, मुझ में नहीं है. ये नौशाद साहब भी कहते थे ये कुछ गाने में जब इन लोग दोनों गाते हैं ये मुश्किल हो जाता है ये डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश करना है. यस, ये डिस्टिंग्विश करना कि कौन ये Yeah. बाजी मार रहे हैं. मगर आपको इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने गाया, शायद मेरे ख्याल से हुस्न भगत राम या नहीं। पंडित गोविंद राम वो आप नहीं आए, उनके पास मगर जिनके साथ आपने गाना गाया तो उसमें सबसे ज़्यादा काम करने का मज़ा आपको किस संगीतकार के साथ आया? शंकर जयकिशन. शंकर जी के साथ. शंकर जयकिशन अब वो दोस्त जैसे थे और बड़े एंटरप्राइजिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स, यानी सब कुछ बनाते थे. करेक्ट. वो कॉमेडी सॉन्ग्स भी बनाते थे और रोमांटिक सॉन्ग्स भी बनाते थे और फिर सीरियस सॉन्ग्स भी बनाते थे और मुझसे गवाते भी थे. खास करके शंकर जी. करेक्ट. शंकर जी जब उन्होंने कहा कि भाई हम बसंत बहार के गाने हम मन्ना जी से लेंगे, तो प्रोड्यूसर लोग बोले कि भाई नहीं, रफ़ी साहब भारत भूषण के लिए रफ़ी साहब फिट हैं. तो शंकर जी ने कहा कि हमारे लिए मन्ना जी फिट है. ठीक है. तो जिस ढंग से मैंने गाना बनाया, सुर न सजे क्या गाऊँ मैं, वो मन्ना जी से हम संगीत मन को पंख लगाए, गीतों में रिमझिम रस बरसाए. यस. तो इसी तरह से आपने कई फीमेल सिंगर्स के साथ भी गाया, मतलब लता मंगेशकर, सबसे ज़्यादा डुएट्स मैं लता के साथ ही गाया. अच्छा, तो उसमें भी आपको ज़्यादा मज़ा भी लता जी के साथ गाने में आया? लता के साथ गाने में जो मज़ा क्या है, I used to be charmed by the way she used to sing. And there also I got reconciled within myself कि हमारे जो ये गाने की जो पद्धति है ना, ये सुगम संगीत की, ये फिल्मी गाने की, उनसे बेटर कोई गा नहीं सकेगा. नहीं गा सकेंगे. करेक्ट. ये मैं आज भी बोलता हूँ कि लता जैसी प्रतिभा नहीं आएगी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और मन्ना दा, आपने बताया कि आप कलकत्ता से बॉम्बे आए. जी. मेरे ख्याल से आप शिमला स्ट्रीट में कलकत्ता में रहते थे. जी हाँ. और वहाँ से बॉम्बे आए तो आप गायक बनने की ख्वाहिश से आए थे या संगीतकार बनने के लिए? मैं गाना सीखने के लिए आया बम्बई. अच्छा. मैं कलकत्ते में जब आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई मुझे गाना है, तो चाचा जी केसरी साहब उन्होंने दबीर खान साहब के पास मुझे सौंपा कि भाई सीखो. लेकिन दबीर खान साहब के जो सिखाने का पद्धति जो बड़ा वो इट वाज गुड फॉर एडवांस्ड पीपल. ठीक है. और बड़ा ओल्ड टाइप. सो आई रियली वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट. तो चाचा जी आ रहे थे CM त्रिवेदी के प्रोडक्शन लक्ष्मी प्रोडक्शन में म्यूजिक करने के लिए. तो मैंने बोला चाचा जी से कि भाई मुझे ले चलिए आपके असिस्टेंट बना के. बोले असिस्टेंट तो बन नहीं सकते हो, तुमको सीखना पड़ेगा. बोले ठीक है, आपकी देखभाल करने का, आप तो अंधा आदमी हैं, आपकी देखभाल करने के लिए किसी को जाना पड़ेगा. मैं जाता हूँ. सो वी बिलोंग टू वन जॉइंट फैमिली. इवन नाउ वी हैव अ जॉइंट फैमिली इन कैलकाटा. सो दैट वाज द बिगिनिंग. एंड चाचा जी शुरू से ही मुझे सौंप दिया अमन अली खान साहब के पास, देन उसके बाद अब्दुल रहमान खान साहब के पास, देन गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास. सबके पास मैं सीखा और धीरे-धीरे फिर जाने गए. जी हाँ. मगर बीच में आपने संगीत भी दिया है. मुझे याद है 53 में एक फिल्म आई थी नैना, फिर 56 में आई थी गौरी पूजा, और भी फिल्म में मुझे दिया होगा. तो फिर संगीत देना क्यों छोड़ दिया? संगीत देना और गाना यानी प्लेबैक सिंगिंग करना, ये दोनों चीज़ एक साथ करना ठीक नहीं होता. क्योंकि मैंने महसूस किया कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर जब कोई म्यूज़िक डायरेक्टर से गाने गवाते हैं ना, ठीक है, वो न जाने कि कुछ वो रिजर्व रखते हैं अंदर. वो खुल के नहीं बोलते हैं, खुल के नहीं काम कराते हैं. तो मैंने ठान लिया कि भाई गाना ही मुझे गाना है. और म्यूज़िक डायरेक्शन उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना, बहुत ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट चाहिए. और हमारे सामने मैंने देखा कि शंकर जयकिशन, नौशाद साहब जिस ढंग से काम करते थे, मैंने आई वॉज कम्प्लीटली reconciled with myself. That was not my cup of tea.
ऐसे नैना के जो आपने आपके गाने लता उसमें से से गवाया था मैंने। कुछ गाने मेरे पास हैं लता के वाले गाने, मगर मैंने देखा कि आप खुद म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो आपने खुद एक भी गाना उसमें नहीं गाया। मौका नहीं मिला। तो कोई सिचुएशन नहीं होगी। जी हाँ। ये अच्छा, तो इन दो फिल्मों के अलावा कोई फिल्मों में आपने संगीत दिया? हाँ हाँ, बहुत सारे पिक्चर में मैंने, और ख़ास करके धार्मिक पिक्चर में बहुत म्यूज़िक दिया था। न जाने क्यों मैं खेमचंद प्रकाश को असिस्ट किया करता था, तो खेमचंद जी बीमार होने के बाद उनकी जितने पिक्चर मैंने किया, और पिक्चर एक चली तो बस भाई मन्ना को बुलाओ और ये म्यूज़िक कराओ उनसे। ये तो मैंने देखा कि भाई आई वॉज गेटिंग टाइप्ड कि जितने धार्मिक पिक्चर, ये विनोद देसाई के गौरी पूजा, फिर और एक विनोद देसाई की पिक्चर उसमें भी म्यूज़िक दिया था, शुक रंभा, अभी भट्टाचार्य हीरो थे गौरी पूजा में। ये सब कुछ करने के बाद मैंने ठान लिया कि भाई हमको ये सब करना नहीं है, हमको गाना ही गाना है। अब अच्छा, मसंत बहार में एक गाना है शास्त्रीय, केत की गुलाब, उसमें तो आपने भीमसेन जोशी जैसों को भी हरा दिया ऑन द स्क्रीन। वो तो स्क्रीन में हराना पड़ेगा, तो इसलिए जब शंकर जी ने कहा कि एक गाना है और भीमसेन जी के साथ गाना पड़ेगा, तो मैंने आके घर पे जाकर मेरी बीवी से ये मैंने कही थी कि चलो कुछ 15 दिन के लिए बम्बई से गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले भाई शंकर जयकिशन ने एक बहुत ज़बरदस्त काम मुझ पर सौंपा है, ये हम कर नहीं पाएंगे। तो क्या? बोले भीमसेन जोशी के साथ एक क्लासिकल डुएट गाना है और उनको हराना है। अब ये कोई मजाक है? भीमसेन जोशी को मैं हराऊं? तो चलो, वो उन लोगों को मैंने बोलेंगे भी नहीं, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, तो ढूंढते फिरेंगे तो उनको रिकॉर्डिंग तो करना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन मेरी बीवी भी ऐसी, सुलोचना, she was my true inspiration. She said, you should be ashamed of yourself. That's what she told me. You are singing for the hero. It's an established fact that the other person has to be defeated. So that is the point in your favor. So do something and try to live up to the expectation of the music director. बाद में जो पिक्चराइजेशन में कराएंगे उन्होंने, इट इज अप टू देम व्हाट एवर द शो। सो मैं आई गॉट रिकंसाइल्ड विद माय, ठीक है कर रियाज वाज करना शुरू किया। भीमसेन जोशी ने भी कहा था, अरे आप तो बहुत अच्छा क्लासिकल गा लेते हैं। और गा लेता नहीं हूँ, आपके साथ गाना पड़ेगा, इसी तरह कमर बांध के आया हूँ, कस के कोशिश कर रहा हूँ। बोले आप गाइए, उन्होंने कहा था कि आप गाइए, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहा कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूंगा, नहीं, मगर आपको भीमसेन जोशी का सर्टिफिकेट मिला। हाँ जी। ऐसे ही आशा जी ने कहीं कहा कि अगर मन्ना दा फिल्मों में नहीं आते तो बड़े अच्छे क्लासिकल सिंगर होते। ओह यस, डेफिनेटली, ये मैं ज़रूर होता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि क्लासिकल सिंगिंग में जितनी कमी है ना, वो कमी मैं जब महसूस करता हूँ कि भाई ये क्लासिकल सिंगर्स वो रियाज करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, आवाज़ बनाते हैं, फिर राग रागिनी सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये दिमाग नहीं चलाते। क्यों? ये होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए लता जी जब गाती हैं ये सुगम संगीत, यू कैन सी दैट हर ब्रेन इज़ वर्किंग, कहाँ सांस लेना, किस ढंग से हरकत, कहाँ किस ढंग से लेना, वो वर्ड किस ढंग से प्रोनाउंस करना, ये because of this thing, you know, she stands supreme there. You know, she employs her whole, I mean, system, body system. Yes. मगर आपने जो कहा क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, आज भी कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक की कंपैरिजन में फिल्म म्यूजिक को कुछ घटिया समझते हैं। वो घटिया समझते हैं यासीन साहब, लेकिन मैं बोलूँगा सॉरी, बड़े गुलाम अली खान साहब, एक मरतबा मैं पहुंचा था उनके पास, मेरे जो उस्ताद थे अब्दुल रहमान खान साहब, उन्होंने लेके गया था, वो है ना पटियाला घराने के हैं। ठीक है। तो मैं जब पहुंचा, खान साहब रियाज कर रहे थे सुरमंडल पे, आओ, उनको मालूम था मैं कैसी साहब के भतीजा हूँ, आओ बेटे आओ, कैसे आना हुआ? बोले ऐसे सब सुबह चले आए, बैठो। और वो रियाज कर रहे थे, तो रियाज जब खत्म, चाय हुई पिए सब, मैंने बोला मैं कभी आया करूँगा, आप बोला तो नहीं मानेंगे।
नहीं, बुरा मानने की क्या है, अरे बेटे तुम लोग तो 3-3 मिनट में कमाल करते हो, फिर इसके पीछे क्यों पड़ते हो? ठीक है। बोले मुझे अच्छा लगता है। या 3-3 मिनट में कमाल तो करने की कोशिश करते हैं हम लोग, करना ही पड़ता है, नहीं तो पेट चलाएंगे कैसे? या लेकिन आप जो करते हैं, मैं ताजुब करता हूँ कि किस ढंग के रियाज आपने किया, और ये क्या तपस्या है। जो कुछ आप करते हैं हम 3-4 जन्म भी नहीं कर पाएंगे। ठीक ये है। कैसे? मैं ये ढूंढता हूँ, ये ढूंढने के लिए आता हूँ, ये क्या है, ये दैट थिंग। वो क्या रियाज करने से आवाज़ बिल्कुल आपके काबू में हो, और आवाज़ को यूँ चाहे जिधर भी चाहे आप फेंक सकते हैं, जिधर भी चाहे वापस ला सकते हैं, ये कैसे होता है? बोले हाँ ये तो है, लेकिन ये बात भी सही है यासिन भाई, उस्ताद से, उस्ताद की गुडविल और उस्ताद की मेहरबानी यानी हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक। हाँ, तब जाकर उस्ताद कन्विंस्ड होते कि हाँ भाई ये काम कर सकता है, तब देते हैं, तब सिखाते, नहीं तो नहीं। ठीक है। अच्छा मन्ना दा, आपको शायद मालूम होगा कि अब तो फिल्मों के जो हमारा इतिहास है गानों का, उसमें काफ़ी रिसर्च होने लगा है जी। और कानपुर से वो 5-6 वॉल्यूम भी आ चुके, 10-10 साल के गानों की पूरी फहरिस्त जिसमें रहती है। उसके बाद मुकेश का गीत कोश बना, तलत साहब का भी गीत कोश आ गया, और अभी रिसेंटली लता और आशा जी का भी बन गया। मगर आज तक आपके गानों का कोई कोश नहीं बना है। मेरे ख्याल से आपने भी करीब 1000-2000 गाने तो जरूर गाया हूँ। हाँ। लेकिन ये तो मेरे जैसा कोई आदमी अगर करना चाहे तो हाउ वुड यू फील इट? वेल व्हाट कैन आई से, बट आई वुड से जो ये गीत को जैसे बने ना, ये सब मेरे पास है, उन लोग भेजते हैं मेरे पास। मुझे लगता है कि मुकेश, तलत और रफ़ी साहब, इन लोगों ने बहुत सारे, रफ़ी साहब तो इतने गाने गाए इसकी कोई हद ही नहीं है। ठीक है। और मुकेश भी बहुत सारे गाने गाए। ये करना a compilation of their songs, there is some meaning behind it. Yeah. But I have not sung that many songs. First of all, I have not sung that many songs or that many great songs इन लोगों ने जो गाए हैं। इसलिए मेरे ख्याल से they think कि भाई मेरे गाने पर अगर कुछ बनाया जाए तो that wouldn't be sufficient. They might club it with somebody else's and then they will. नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल आपकी मॉडेस्टी है। No, modesty की बात नहीं है। गाने मान लें कि आपने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए, मगर आपके जितने भी गाने हैं बहुत ही बढ़िया हैं। हाँ, ये I'll say this, और रूह को छूते हैं। yes. जैसे मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ, तो प्यार का सागर है, इट वर्चुअली टचेज द हार्ट, और यही एक्सपीरियंस सबका है। तो आपका गीत इसलिए तो अभी भी गाता हूँ। तो आप I have sung at least 3000 Bengali songs. तो ये कम तो नहीं है बिल्कुल। नहीं, but then compilation करना पड़ेगा, तो हिंदी करने से नहीं चलेगा। Yeah. वो बंगले गाने। There was a time my entry in Bengali film world was late, very late. उन दिनों में हेमंत का बहुत नाम था, हेमंत कुमार छाए हुए थे। There was no question of unseating हेमंत कुमार. Yeah. But then there was one director, उनके पिक्चर में मैंने दो गाने मैंने गाया दो गाने, और न जाने वो आदमी he was so very much convinced कि भाई गाने तो इनसे गवाओ, जो कुछ मांगता है वो गाएंगे। मैंने भी मुझे इस ढंग से बनाना चाहा कि भाई जो कुछ भी म्यूजिक डायरेक्टर बोलेंगे वो मैं गाऊंगा। ठीक है। और गा के उनको खुश करना है मुझे। ठीक है। तो ये जो आदमी, उनका नाम था सरोज बाबू, उन्होंने कहा कि मैं जब पिक्चर बनाऊंगा ये मन्ना दा ही गाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। उत्तम कुमार को लेके जब ही वॉज द टॉप मोस्ट हीरो ऑफ बंगाल, तो जब बनाया उन्होंने शंख बेला करके एक पिक्चर, शंख बेला, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त एक रोमांटिक डुएट था। के प्रथम কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালোবেসেছি, তুমি না আমি, মানে who came first closer to you, or who started loving each other, you or me? Correct. Whether you did it or I did it. That was the a very tender feeling. Beautiful song, and it was tuned in such a fashion
the music director, when he came to Bombay to record it, he said, "मन्ना दा बहुत ख्वाहिश है कि आप ये रोमांटिक गाने लता जी के साथ गाएं।" तो लता से कहा कि पैसे दे सकोगे लता को? बोले कैसे भी, मैं पैसा नहीं लूँगा। मैंने बोला कि मैं भी नहीं लूँगा, चलो लता को बोलते। तो मैंने टेलीफोन किया, भाई ऐसी बातें हैं। ठीक है मन्ना दा, आप म्यूज़िक डायरेक्टर उनको लेके आइए ना मेरे घर पे। ठीक है। मैं पहुंच गया लता कुंज, नहीं लता प्रभु कुंज पेडर रोड पहुंच गया यहाँ। तो गाना सुना लता ने, बहुत अच्छा गाना है। तो लता गाना पड़ेगा, बोले हाँ ज़रूर। तो we both sang that and that became a runaway hit. तो मन्ना दा, आपने जो अभी बंगाली गाने की बड़ी दिलचस्प बात बताई, तो आपने तो बंगाली के अलावा कई और भाषाओं में गाने गाए और हमारी गुजराती में भी बहुत से गाने गाए। अविनाश जी के और मुझे याद है मेहंदी रंग लागियो का एक गाना, दर्द एक है कि हूँ बेदर्द था तो जाऊँ छूँ। तो गुजराती में गाना गाने का आपका तजुर्बा कैसा रहा? अविनाश जी ने कहा एक मरतबा कि भाई बहुत प्रोग्राम्स करते थे अविनाश जी। वो प्रोग्राम का नाम क्या होता था, वो खास करके भारतीय विद्या भवन में। अच्छा। भारतीय विद्या भवन में अविनाश जी प्रोग्राम करते थे। तो एक मरतबा उन्होंने गवाया मुझसे कि आप गुजराती गाने गाएंगे। पिंजरू ते पिंजरू, पिंजरू ते पिंजरू, बहुत ही सोनानू ते रूपानू पिंजरू, पूरा सिंबॉलिक गाना है। यस। सो मैंने गाया और अविनाश जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत अच्छे अच्छे गुजराती गाने गवाने वाला हूँ। उन्होंने गवाइए, मैं गाऊंगा। मेरे चाचा जी अंधे थे ना, केसरी साहब, उन्होंने गाया था मने आप आँख मुरारी। तो मैं वो गाना गाया करता था। चाचा जी के गाने जैसे बाबा मन की आंखें खोल, जाओ जाओ मेरे साधु रहो गुरु के संग, ये पनघट पे नहीं आता है आकर धूम मचाता है। और चाचा जी के सब विद्यापति के जमाने से। तो उन्होंने सुना था अविनाश जी, बोले गुजराती तो आप अच्छा खासा बोल लेते हैं, गाइए आप। और गवाइए, मैं गाऊंगा। तो अविनाश जी ने बहुत सारे, जब उन्होंने बोला कि हुतू तू गाना है, तो बोले ये बोलूंगा कैसे हुतू तू। अच्छा। बोले आप नहीं बोल पाएंगे, ये मैं मानता नहीं, आप बोलेंगे जरूर। ये मेरे ख्याल से अविनाश जी का बेटा जो गौरांग है ना, गौरांग ने बनाया था। तो गौरांग ने गवाया मुझसे। और जब मैं गाया तो अविनाश जी आकर मुझे इधर चूम लिया। अच्छा। बोले आप तो कमाल कर दिया, ये हुतू तू जैसे बोला आपने, ये तो हम लोग तो बोल ही नहीं सकते। और मेरे ख्याल से सारे गुजरात में ये गाना गूंजेगा जरूर। बहुत ही पॉपुलर हुआ था। यस, बहुत पॉपुलर। अभी देखता हूँ मैं, ये अशीत गाता है, मैं पुरुषोत्तम गाता है, सब कोई गाते हैं ये हुतू तू। मगर ये भी एक आर्ट है, वन हैज टू अडैप्ट टू द टिपिकल। आई लव दिस चैलेंजेस। आई रिमेम्बर एक मरतबा ये चेमिन पिक्चर बनी थी, वो केरला का, जो डायरेक्टर वाज रामू कारियट, राष्ट्रपति अवार्ड मिला। तो सलील वाज द म्यूजिक डायरेक्टर। अब एक दिन सलील ने बोला कि मन्ना एक गाना खास करके आपके लिए हम लोग बम्बई में रिकॉर्ड करेंगे। सारे गाने रिकॉर्डिंग्स हो चुके थे मद्रास में, तो एक गाना खास करके वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग ऑफ द फिल्म, वो रामू कारियट आपसे लेना चाहते हैं, मलयालम सॉन्ग। इंसिडेंटली माई वाइफ इज ए मलयाली। अच्छा। सुलोचना इज ए मलयाली। सो रामू कारियट ने बोला, अरे मन्ना दा तो मलयाली भी बोल लेते हैं, वैसे ही बोल दिया। तो सलील ने पूछा, आप वाकई मलयाली बोलते हैं? और कमाल है, मलयाली कोई बोलने वाला भाषा है। तो रामू कारियट बिगड़ गया, बोला क्या बात करते हैं, बड़े मलयाली वाइफ, यू टॉक लाइक दिस? I said, talk like this means my wife doesn't talk to me in Malayalam. She talks to me in Bengali because I've converted her into this. Correct. So we were having, just all in fun. But then Salil came and told me कि मन्ना दा गाना लिख लीजिए। तो उन्होंने कहा मानस महीने वरु, अभी गाना, this was the song. तो सलील ने बोला मानस महीने वरु मधुरम नुल्ली तरु बीनरूपु वाड़ी तेलु बता रहे। तो मैंने लिख लिया और रिहर्सल भी कर लिया। और बोला कि मन्ना दा परसों सुबह उधर शर्मा के उधर हम लोग बॉम्बे लैब में सुबह 10 बजे मिलते हैं ज़रूर। उन लोग चले गए। तो मैं, वी हैव गॉट 2 daughters, दे ऑल स्पीक मलयाली एट होम। एक तो अमेरिका में सेटल हुए हैं।
वो दोनों आके बोले डैडी you sang all wrong. I said, what do you mean I sang all wrong? The songwriter was there, Yeah. the director was there. Salil, all right. Salil, He's a Bengali. yes, he might have made some mistakes. Yeah, yeah. But it's not that Salil uncle only made the mistake. You did the mistakes too, quite a lot. Then I went to my wife. बोले क्या बोल रहे हैं इन लोग? बोले ठीक है चलो अभी खाना ना खा लेते. She being a little, tried to be a little, also to save the situation. Yeah, because modest, I modest. was getting worked up. Diplomatic move ले दिए. तो खाना वाना खाने के बाद जब हम लोग रेस्ट कर रहे थे, then I asked her, you tell me, it's very important for me that when they have chosen me to sing the song, I have to sing it faultlessly. Yeah. मैं बहुत भूल गया. बोले आप जरा रिसाइट कीजिए तो लाइन. तो मैंने रिसाइट किया. Then she corrected me. She said it's a very difficult language. मानसमयिने वरु मधुरम नुल्ली तेरु निन्नरु मपूवाड़ी इल तेरु वदारे. अच्छा. And क्या गाना बनाया था सलील ने. Oh, this became a song and household thing in अच्छा, Kerala. केरला में. It's very terrific song. आपने सलील दा का जिक्र किया तो अभी कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ. Very dear friend of mine. चला गया. 2 बीघा ज़मीन में उन्होंने आपसे एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन गाना गवाया था. वो अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा. नहीं वो गाना मुझे बहुत पसंद था. और तक 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 न तक न गिने गिने. Oh, beautiful. वो भी अच्छा गाना है. Because Salil was a person. He was an IPTA man. Yeah. Indian People's Theatre. So he वो जो बंधन में रहना नहीं चाहते थे. उनकी हर approach is to be so independent Yeah. and open and all that. उनको बांध के रखना बड़ा मुश्किल होता. Correct. और कितना एक्सपेरिमेंट करते थे. Exactly. इसलिए मुझे बहुत पसंद था सलील. I have sung, and do you know something, Yasin bhai? Yeah. Salil had a tremendous pen. क्या लिखता था वो. वाह 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 वाह. बहुत ज़बरदस्त लिखने वाला था. ऐसे ऐसे गाने लिखे. मैं बोलता हूँ मैं अगर ट्रांसलेट करके सुनाऊँ तो लोग मतलब मुग्ध हो जाएंगे. तो मधुमती में पूर्वी भारत के जो फोक सॉन्ग लिए हैं और कुछ तो अफ्रीकन, कहीं मोजार्ट, बीथोवन, सब नहीं उनकी तो रिसर्च बहुत ज़बरदस्त था. तो आपको उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता था. वाह. इंटेलेक्चुअल. सलील वाज एन इंटेलेक्चुअल. तो आपने बताया 2 बीघा ज़मीन का गाना आपको बहुत पसंद है. बहुत पसंद. तो एक बड़ा टेढ़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इतने सारे गाने गाए, वैसे तो आपका कोई भी गाना ऐसा नहीं है कि जिनको हम रिजेक्ट कर सकें, मगर फिर भी अगर आपको पूछा जाए कि आपकी पसंदीदा बढ़िया 3, 4 या 5 गाने आप बता दीजिए, तो आप कौन से गाने बताएंगे? बोलना नहीं चाहिए. फिर भी बोलता हूँ कि मैं बहुत पसंद करता हूँ बहुत सेंटिमेंटल गाने. बर्मन साहब का वो गाना पूछो ना कैसे मैंने मेरी सूरत तेरी आंखें. मेरी सूरत तेरी. अच्छा एक गाना उन्होंने और गवाए थे बर्मन साहब मुझसे. मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरे मीत रे. ये गाना पॉपुलर नहीं हुआ लेकिन पिक्चर में तो पिक्चर चली नहीं. कौन से पिक्चर? ये तपन सिन्हा का पिक्चर था क्या. हिंदी फिल्म. अच्छा. बहुत वो तपन सिन्हा he came from Calcutta to direct the film in Bombay. बहुत beautiful, but the song was great. My God, what a song! I love that song. वैसे मदन ने एक बनाया था, मदन मोहन. कौन आया मेरे? नहीं वो तो शुरू में. He made me sing जिंदगी के गम भुलाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया. इसी nobody thought कि I would sing that kind of ghazal. Yeah. And I would निभाऊंगा ठीक से. तो मदन जब मुझसे गवाया मैंने बोला मदन why did you, he was a friend of mine, why have you chosen me? Yeah. बोले ठीक बात कुछ है. मैंने लेकिन बताओ तो सही क्यों you have chosen me to sing. बोला I wanted some sophistication in the song. गाना समझ के थोड़ा कभी sophistication लाना और कभी sophistication को माइनस करके गाना, ये बहुत मुश्किल बात है. जो दिमाग लड़ाते हैं वही गा सकते हैं. इसलिए I have chosen you. So this kind of I would say this
many music directors. काबुली वाला का आपका एक बहुत ही अच्छा गाना है मेरे प्यारे वतन। वो बिल्कुल ही आपने अफगान स्टाइल में अगर किसी को नाम नहीं पड़ता कि मन्ना डे ने गाया तो वो ये सोचेगा कि कहीं ओरिजिनल कोई ईरानियन या अफगान ने गाया है। Yes, but then Bimal Rai told me Yeah. कि दिन भर वो हींग बेचने के बाद वो आदमी आता है जहाँ 12 आदमी और भी रहते हैं एक ही कमरे में, और वो याद करते हैं एकाएक अपनी वो अफगानिस्तान एंड अपनी बच्ची को याद करके और अपने मुल्क को याद करके रबाब निकाल के आस्ते आस्ते वो गुनगुनाते हैं। उस ढंग से गाना पड़ेगा। कितना इतना कमाल की बात है। जब मैं ये गाना शुरू किया, हमारे रिकॉर्डिस्ट थे शर्मा जी, वो मेरे दोस्त थे, तो मैंने मेरे इस आवाज़ से मैंने गाया था वो। तो शर्मा आकर बोला, यार मन्ना तेरी आवाज़ को क्या हो गया यार? और क्यों भाई क्या हुआ? और तेरी आवाज़ तो बिल्कुल फुस है, ये बड़ा बकवास आवाज़ है तेरी आवाज़ को, आवाज़ को खोल के गा भाई। तो बिमल दा है सिगरेट ट्यून ले गए, शर्मा वो जो मन्ना गा रहा है ना वही चाहिए। तो शर्मा ने बोला क्यों बिमल दा, ये कैसे क्यों? तो बिमल दा ने बोला अच्छा ऐसी बातें हैं। तब जाकर शर्मा रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, एंड आई हैड टू सिंग बिकॉज़ सिंगिंग दैट सॉन्ग इन दैट टोन इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बहुत ही बिफिटिंग टोन बना हुआ। यस, और इतना सबड्यूड गाना था, मन को छू लेता है। आपने कलर फिल्मों का दौर आया 1960 के बाद, उसमें भी बहुत ही अच्छे, जैसे जंजीर में आपका गाना था और वो उपकार का गाना कसमे वादे। एक बार कल्याण जी भाई ने, हम लोग जब बैठे थे तो पूरा किस्सा बताया कि कैसे ये गाना लिखा गया। अच्छा, तो वो गाना भी आपने बहुत ही एक बढ़िया ढंग से ब्यूटीफुल। कल्याण जी, आनंद जी ने कमाल कर दिया, क्या बनाया। उनके कई गाने मैंने, बहुत अच्छे गाने मैंने गाए। और आरके में जिस आपने जो गाने गाए उनमें मैंने एक चीज़ पाई कॉमन, कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स वेर फिलोसॉफिकल। जैसे ए भाई जरा देख, हाँ ए भाई जरा देख के चलो, दुनिया 103 घंटे का, पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। तो वो गाने भी मेरे ख्याल से तो आपके पसंद। ये तो मैं कहूँगा यासीन भाई, बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर दिस वेरी इयर्स, इट हैज बीन वेरी I mean satisfying, fruitful, very fruitful, and I think the most satisfying thing about being a playback singer is that I earned the goodwill of the music makers. Correct. Because I give them the place, the pride of place. Because if they didn't make those tunes, you know, where would we be? आप लता है, ये सब कोई मानते हैं कि अगर शंकर जयकिशन, बर्मन साहब, नौशाद साहब, गुलाम हैदर, ये सब वो गाने नहीं बनाते तो लता हो पाती? बिल्कुल ना। इसलिए मैं बोलता हूँ hats off to those music makers of yesteryears. They did very commendable jobs. और फिल्मों से हटकर बाहर भी आपने गैर फिल्मी गाने भी बहुत गाए। और उसमें गैर फिल्मी गाने मैं जो फिल्मों में नहीं इन लोग गवाते थे वो मैं खुद बना के गाए। गैर फिल्मी गाने मेरे ख्याल से ज़्यादातर मेरी अपनी ट्यून्स, अपने धुन आपने खुद बनाई है। जैसे ये ख्यालों में तुम सब वो आपकी सब एंड वो सुना आपने, नथली से टूटा मेरे पास है, वो मेहदी साहब ने बोला था। हाँ, तो कमाल कर दिया साहब, आप फिल्मों में गाते हैं, इतनी अच्छी, ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बना के गाई आपने। मैंने सुना कि आपने धुन बनाई। मैंने हाँ ज़रूर। ना एट द एज ऑफ 75 मैंने था, जब आप 75 साल की उम्र में ज़रा अपने आप को रिवाइंड करके, व्हेन यू एवर लुक बैक, फ्लैश बैक, पिछला ज़माना आप देखते हैं और आज का जो दौर आ गया फास्ट म्यूज़िक का, और अब तो आप देखते हैं पीटी सॉन्ग सब किस तरीके से हीरो हीरोइन पर्दे पर नाचते रहते हैं। तो ये देखकर को आपको कभी अफसोस होता है कि एक हमारा फिल्म म्यूज़िक का एक जो परंपरा थी बहुत ही बढ़िया। अफसोस इस बात की है कि आज की फिल्म, आज जो फिल्म बनते हैं, एक दो छोड़ के कोई भी फिल्म अब अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठ के देख नहीं देख। तो हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान में ये जो फिल्म मीडिया है ना, इज ओनली सोर्स ऑफ व्हाट यू कॉल एंटरटेनमेंट, ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट।
हम तो घूमते रहते, यानी दुनिया के कोने कोने में जाकर गाते हैं हम। यानी दे हैव सो मच, दिल बहलाने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ फिल्म्स है, फिल्म के सिवा कुछ है नहीं। तो उधर ऐसे फिल्म क्यों बनाए जो हमारे बच्चे के लिए और बीवी बहन भाई के लिए इतने हार्मफुल हो? ठीक है। क्यों बनाए? और फिर हमारे देश में देयर इज सेंसर बोर्ड, या देयर आर पीपल हु आर एजुकेटेड, कैसे पास कर देते हैं? they are sitting at the helm of things, Yeah. you know. How do they accept it? या I don't understand this. इसमें कुछ है, ये हाँ। माजरा कुछ गंभीर मामला है, या कुछ है। ये न बोलना ही अच्छा है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये सब क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है मुन्ना, आपने पिछले 4-5 साल में गाना गाया फिल्मों के लिए? नहीं, बोलते थे वो गाने के लिए। अभी कुछ 7-8 दिन पहले अनु मलिक ने बोला, अच्छा, अंकल आप एक हमारे लिए 2 गाने गा दीजिए। अब मेरे लायक बना तो मैं गाऊंगा। ठीक है। और मैं अभी 75 साल का हूँ और 25 साल के लड़के के लिए मैं नहीं गा सकता, ठीक है। नहीं गाऊँ। और उसका लफ्ज़ भी ऐसा चीप या कोई वल्गर ऐसे होता यही तो है ना, ये बहुत यानी मन से वो इट डजंट एक्सेप्ट। अच्छा मुन्ना, अगर कोई नया होनहार नौजवान फिल्मों में दाखिल होना चाहता है बतौर गायक और आपके पास आता है, तो आप उसको क्या नसीहत देंगे? पहले तो उनकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, उनकी एटीट्यूड राइट होना चाहिए, एंड ज़बान साफ होना चाहिए, सुर में आवाज़ होना चाहिए, या और ही शुड हैव अ लॉट ऑफ प्लक या टू बी इन द लाइन। एंड अप्स एंड डाउन्स जितने हैं ना, वो अगर बर्दाश्त कर सके तो आई विल गिव हिम द लीडरशिप। आई मीन आई विल लीड हिम डेफिनेटली। या Be a good singer, yes, he could be, if he has a good voice and if he has the patience to stick on, I can definitely show him the way. Why not? अच्छा, हमारे फिल्मी म्यूज़िक में एज अ मेल सिंगर आपके खुद के अलावा आपका पसंदीदा सिंगर कौन? रफ़ी और किशोर। अच्छा, रफ़ी को मैं इसलिए मानता हूँ कि रफ़ी के गाने का जो स्टाइल था ना, अब देखिए हमारे हिंदुस्तान में ये घराना करके एक चीज़ है, ठीक है। किराना घराना, और वो जयपुरी घराना से क्या बोलते हैं, और फिर पटियाला घराना, ठीक है। और इधर महाराष्ट्र के जो यानी डिफरेंट घराना से। अब हमारे जितने प्लेबैक सिंगर्स थे, रफ़ी साहब के गाना गाने का एक ढंग था जो बिल्कुल इट वाज हिज ओन, अलग यूनिक ओन स्टाइल। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रफ़ी वाज ग्रेट बिकॉज ही, आई डोंट नो हाउ ही मेड दैट स्टाइल। ये मैं जानता हूँ कि रफ़ी बहुत कुछ सीखा हुआ नहीं था, बहुत कुछ सीखा हुआ नहीं थे रफ़ी साहब, लेकिन उन्होंने कैसे ये स्टाइल बनाया अपने आप जो को। स्टाइल हिंदुस्तान के जितने सुनने वाले वो अपनाया और इतना पसंद किया। तो मैं ये सोचता था कि मैं कर पाऊँगा जैसे रफ़ी साहब गाते हैं, मैं गा पाऊँगा नहीं, इसलिए आई गिव हिम द प्राइड ऑफ प्लेस।